Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होते हैं हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस एक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। आप जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे, यदि कोई पेरेंट्स है कपल्स हैं तो उसमें यदि उनके जीन में कोई डिफेक्ट है, जीन म्यूटेशंस हुआ है और वो जीन्स यदि वो कंसीव करते हैं तो वो डिफेक्टिव जीन्स हमारे जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें ट्रांसमिट हो जाते हैं और जो जीन्स होते हैं उन डिफेक्टिव जीन्स की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशंस कॉज हो जाती है। इसीलिए हम इसको कौन सा डिजीज कंडीशंस कहते हैं? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशंस होता है या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये अधिकतर कॉकेजियंस पर्सन्स में होती है। कॉकेजियंस इज यूज्ड फॉर दोज पीपल्स हु लिव इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द एशिया एंड यूरोप। जो एशियन और यूरोप के पर्सन्स होते हैं, उस एरिया में रह रहे पीपल्स होते हैं, उसमें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये किसी भी जियोग्राफिकल में रह रहे जियोग्राफी में रह रहे पर्सन्स को हो सकते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है अब हम डिस्कस करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस is autosomal recessive disorder that primarily affect the lung, pancreas and other organ also. Cystic fibrosis एक autosomal recessive disorder है। autosomal इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बोथ पेरेंट्स होते हैं उनके डिफेक्टिव, दोनों पेरेंट्स के डिफेक्टिव जीन जब एक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं तो उसकी वजह से जो बेबी का जीन्स होता है वो भी डिफेक्ट हो जाता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशंस अकर्स होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। ये हमारे लंग्स को, पैनक्रियाज को और आर्गन को अफेक्ट करते हैं। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस मेनली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसको ये बाय बर्थ होते हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशंस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो कंडीशंस होती है वो उसको हम 2 इयर्स के बेबी में अधिकतर डायग्नोस करते हैं। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, डायग्नोसिस केसेस होते हैं, वो 2 साल तक के बच्चों में हम डायग्नोस कर ले जाते हैं। यानी कि जब तक बेबी 2 साल का होता है तब तक हम उसको डायग्नोस कर ले जाते हैं, क्योंकि उसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसके जो डायग्नोसिस हैं वो लगभग 2 साल के बच्चों में अधिकतर डायग्नोस हो जाते हैं। इसमें जो एक्सपेक्टेड एज है, यानी कि जब किसी पर्सन को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया है तो वो कब तक, मतलब उसका जो एक्सपेक्टेड एज होता है वो क्या होता है? वो होता है 30 to 40 ईयर्स। 30 से 40 साल तक उसकी एक्सपेक्टेड जो एज होती है वो होती है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो म्यूटेशंस होता है उसकी वजह से जो CFTR एक प्रोटीन्स होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जो होता है, प्रोटीन होता है, वो उसमें म्यूटेशंस की वजह से ये जो
प्रोटीन सॉरी ये जो क्लोराइड आयन होते हैं, क्लोराइड आयन को और साल्ट को बैलेंस रखते हैं। ये क्या होते हैं, अफेक्ट होने की वजह से जो साल्ट होता है और वाटर होता है वो हमारी बॉडी में बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि जो इस CFTR प्रोटीन में डिफेक्ट होने की वजह से, म्यूटेशंस होने की वजह से जो हमारा जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें नॉर्मल जो क्लोराइड आयन होता है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो म्यूकस होते हैं, जो हमारी बॉडी में म्यूकस सेल्स होती हैं, वो थिकी म्यूकस को प्रोड्यूस करने लगती हैं, और ये जो थिकी म्यूकस होती हैं वो अलग अलग पार्ट में जाके एकुमुलेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो हमारे ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, cystic fibrosis. Cystic fibrosis is ये CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन एक प्रोटीन्स होती है, रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, जो हमारे क्लोराइड आयन को इपिथेलियल सेल्स के आर पार ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, और हमारी जो बॉडी है उसमें जो साल्ट है और वाटर है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब ये CFTR प्रोटीन्स में म्यूटेशंस हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से जो वाटर बैलेंस है एंड साल्ट बैलेंस नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और ये सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे हमारी बॉडी में अकर्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के। तो इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ये क्या होते हैं, CFTR में डिफेक्ट होने की वजह से पूरा जो डिजीज कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस का वो होता है। तो हम क्या देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे डिफेक्ट इन CFTR प्रोटीन में डिफेक्ट होने की वजह से ये होते हैं। जब CFTR में डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होता है, ये क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। डिफेक्ट इन आयन ट्रांसपोर्ट, आयन ट्रांसपोर्ट में भी डिफेक्ट होता है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन, ये रेगुलेटरी का वर्क करती है, रेगुलेटरी फंक्शंस होता है। ये हमारे जो वाटर्स होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में रेगुलेटर का वर्क करती हैं, ये इसको रेगुलेट करती हैं। जब आयन ट्रांसपोर्ट में डिफेक्ट होता है तो क्या होता है, वाटर एंड साल्ट इम्बैलेंस होता है, वाटर एंड साल्ट का इम्बैलेंस होता है। जब वाटर और साल्ट का इम्बैलेंस होता है तो ये क्या करती हैं, ये हमारा जो एयरवे होता है, इसकी वजह से जब वाटर एंड साल्ट इम्बैलेंस होता है तो एयरवे में क्या होता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड का अमाउंट भी क्या होता है, डिप्लीट होने लगता है।
यानी कि जो डिप्लीशंस होता है लिक्विड का, यानी हमारे एयरवे में जो लिक्विड की नीड्स होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस सेक्रेट होते हैं, यानी जो म्यूकस सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं वो एक्स्ट्रा यानी थिक म्यूकस का सेक्रेशंस करती हैं। और फिर क्या होता है, जो म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस नहीं हो पाता, क्योंकि जब एयर में वाटर की कमी हो जाती है, वाटर बैलेंस नहीं होता है, तो सेक्रेशंस के लिए जो वाटर्स की नीड होती है, यानी थिन सेक्रेशंस को बनाए रखने के लिए लिक्विड की नीड होती है, वो कंप्लीट नहीं होने की वजह से म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस नहीं हो पाता और म्यूकस क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं। और क्या होते हैं, म्यूकस वहां पे क्या होते हैं, प्लगिंग होने लगते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जब हमारे लंग्स में हो जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशंस स्टार्ट हो जाता है, और ये इन्फ्लामेशंस हमारे लंग्स की टिश्यूज को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। जब हमारे लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशंस स्टार्ट हो जाते हैं और ये हमारे लंग टिश्यूज को डैमेज कर देती हैं। जब हमारा लंग टिश्यूज डैमेज हो जाता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी कंडीशंस के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। जो पेशेंट्स होता है उसको डिफिकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है ये केवल लंग्स को ना अफेक्ट करती, ये होल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जो म्यूकस होते हैं, म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत थिक होने लगता है और जो म्यूकस होते हैं ये सिक्रीट आउट नहीं होकर एक जगह पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो हम पैथोफिजियोलॉजी देखें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसे होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बार हम फिर से देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी, डिफेक्ट इन सीएफटीआर, सीएफटीआर में डिफेक्ट होने की वजह से आयरन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता और आयरन ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये हमारी बॉडी में जो वाटर और साल्ट का बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं, डिफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वाटर एंड साल्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट की कमी होती है तो उसकी वजह से जो एयरवे होता है, जो हमारे एयरवे में लिक्विड की नीड्स होती है वो भी डिप्लीट करने लगते हैं, कम होने लगते हैं और ये हमारे जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है, यानी जो हमारा म्यूकस होता है उसको भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती है। म्यूकस जो होती है वो बहुत थिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो थिक म्यूकस होते हैं ये हमारे आर्गन में क्या करती हैं, प्लगिंग करने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने लगते हैं। जब ये म्यूकस एक जगह पे एक्युमुलेट होने लगते हैं तो वहां पे क्या होता है, इन्फेक्शंस हो जाता है और इन्फेक्शंस के बाद में क्या होते हैं, इन्फ्लामेशंस होते हैं। इन्फ्लामेशंस की वजह से जो हमारा होल टिश्यूज होते हैं आर्गन के या फिर अदर बॉडी पार्ट के, वो क्या करते हैं, डैमेज होने लगते हैं। ये हुआ हमारा सिस्टिक पैथोफिजियोलॉजी, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनके सिवा ये अदर आर्गन को भी अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उस आर्गन के अकॉर्डिंग जो इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आर्गन में होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज क्या होते हैं, यानी ये हमारे लंग्स में यदि हो रहा है, लंग्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसमें क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। अब रेस्पिरेटरी इश्यूज में क्या देखेंगे, यदि हमारे लंग्स में म्यूकस का एक्युमुलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। लंग्स में इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्योंकि ये हमारे लंग्स में कंजेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, व्हीजिंग साउंड,
व्हीजिंग साउंड भी प्रेजेंट होता है। इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, व्हीजिंग साउंड हो सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकती है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, एंड हाइपर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग। इसमें जो हमारा लंग्स होता है वो ज्यादा इन्फ्लेम्स रहता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। यदि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में प्रॉब्लम हो रही तो क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में nausea, vomiting, loss of appetite, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या क्या सिम्टम देखने? नॉजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये तो हमारी जो प्रॉपर डाइजेशन होता है नहीं होता है, तो उसकी वजह से नॉजिया, वोमिटिंग भी हो सकते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट, लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। जो म्यूकस होती हैं उनका जो म्यूकस होती हैं वो प्लगिंग करने लगती हैं वाल पे, इंटेस्टाइनल वाल पे, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाता। तो ये हो गए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइन और सिम्टम। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या होता है स्किन में। स्किन की कंडीशंस में हम क्या देखते हैं? तो स्किन में क्या होता है, जो स्किन स्वेट होते हैं, यानी स्वेट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा साल्टी स्किन होती है, साल्टी स्किन होती है। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सिस्टिक फाइब्रोसिस के साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं इसमें हम, जेनेटिक एनालिसिस या फिर हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। जेनेटिक एनालिसिस या फिर हम इसमें स्क्रीनिंग करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं? नेजल पोटेंशियल डिफरेंस टेस्ट, नेजल पोटेंशियल नेक्स्ट क्या? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, या इसको हम क्या कहते हैं? स्वीट क्लोराइड टेस्ट।
ये हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोस्ट करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें हम क्या हो गया, हिस्ट्री कलेक्शंस हो गया, लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें जो क्लोराइड होता है, जो आयन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनकी बैलेंस को देखने के लिए करते हैं। जेनेटिक एनालिसिस या फिर हम स्क्रीनिंग और जो जेनेटिक एनालिसिस डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं इन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि हमें किसी जो कपल्स हैं, जो भी कपल्स हैं जिसको कंसीव करना है, यदि उनको कोई प्रॉब्लम ऐसे है कि उनको जो म्यूटेशंस है, जीन म्यूटेशंस है, तो उनको जेनेटिक एनालिसिस कराना चाहिए, क्योंकि जेनेटिक एनालिसिस में हमें डीएनए टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि कौन से जीन्स में म्यूटेशंस हुआ है और वो जो जीन म्यूटेशंस है वो कितना है। नेक्स्ट हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग जो बेबीज होते हैं उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिससे हमें अर्ली डायग्नोसिस यानी डिजीज कंडीशन की अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प होती है। नेजल पोटेंशियल डिफरेंट टेस्ट, ये जो नेजल पोटेंशियल डिफरेंट टेस्ट होता है, नेजल पोटेंशियल डिफरेंट टेस्ट में जो हमारा नेजल एपिथेलियल सेल्स होती है, उसमें हम ट्रांसपोर्ट को चेक करते हैं कि जो एपिथेलियल सेल्स होती है उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है, आयन ट्रांसपोर्टेशन है, वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेजल पोटेंशियल डिफरेंट टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टेस्ट को देखते हैं, करते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, इसमें जो क्लोराइड आयन है उसके अमाउंट को स्वेट में चेक करते हैं, यानी जो हमारा स्वेट होता है उसमें हम क्लोराइड का अमाउंट चेक करते हैं कि कितना अमाउंट में क्लोराइड प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो इसमें हमने देखा कि ये जो जेनेटिक टेस्ट, जेनेटिक डिजीज कंडीशन है, तो इसमें यदि कोई कपल्स कंसीव करना चाह रहा है तो उसको सबसे पहले काउंसलिंग की नीड्स होती है, उसी काउंसलिंग कराना चाहिए और फिर अपना जेनेटिक एनालिसिस कराना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट, कैसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस का मैनेजमेंट करेंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप की बैक्टीरियाज होती हैं, उनके इन्फेक्शंस की वजह से हमारे लंग्स जो होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करना है। जो लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया का हम डायग्नोस करते हैं कि किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, इसमें क्या होते हैं, जो म्यूकस होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती हैं और ये हमारे आर्गन में जा करके डिपॉजिट होने लगती हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे, म्यूकस क्लियरिंग म्यूकस क्लियरिंग टेक्निक में हम क्या चीजें यूज करते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं, जिससे जो म्यूकस होता है, जो डिपॉजिट म्यूकस होता है वो सेक्रेट होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वाल ऑसिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट वाल ऑसिलेशन। इसमें हम जो म्यूकस होता है उसको थिन करके क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब सिक्रीट आउट करते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड्स करते हैं, म्यूकोलिटिक एजेंट्स भी देते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनेजमेंट भी, और लीवर में इन्फेक्शंस हुआ या फिर कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो हमें मैनेजमेंट भी करना है लीवर का और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। हमें जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लीवर में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको मैनेज करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, और जो भी इस डिजीज कंडीशन की वजह से जो इन्फेक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रिवेंशन टेक्निक है उसको भी हमें अप्लाई करना है। तो ये हो गए सिस्टिक फाइब्रोसिस के मैनेजमेंट। तो हम इसमें डिस्कस किए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ। ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस का मैनेजमेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल।